सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित हमारी कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज, उसमें जो काव्यखंड है उसमें पाठ है केदारनाथ अग्रवाल और उनकी एक रचना दी हुई है चंद्रगहना से लौटती बेर। ये जो बेर शब्द है, बेर का मतलब होता है समय। चंद्रगहना से लौटते समय, केदारनाथ अग्रवाल कक्षा 9। ठीक है, तो अब हम आज इनकी जो कविता दी हुई है कक्षा 9 की पुस्तक में, उस कविता का अर्थ एवं भावार्थ ग्रहण करेंगे। तो केदारनाथ अग्रवाल की बात करूं तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इनका परिचय पढ़ चुके हैं। आज हमारा मुख्य विषय होगा चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ का अर्थ। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चंद्रगहना। देखो, चंद्रगहना एक स्थान है और वहां से लौटते समय कभी रास्ते में एक जगह रुक जाता है और वह जगह एक खेत होता है। उस खेत की मेड़ पर कभी बैठ जाता है और उस खेत की मेड़ पर कभी बैठकर चारों तरफ जो वातावरण होता है उसका आनंद अपनी आंखों से लेता है और उस आनंद को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब प्रकृति का मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते समय उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति की गई है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे प्रकृति और संस्कृति की एकता की। देखो, कोई भी रचना पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसका अध्ययन करना जरूरी है, तो हम पहले इसको पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि अर्थ अपने को अर्थ ग्रहण समझ में आ जाए। देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिल रही है, मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए है तो दूं हृदय का दान उसको। अब यहां से हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे यहां तक। देखो, कवि कहां बैठा है? चंद्रगहना से लौट आया है और एक खेत की मेड़ पर बैठा है और क्या कह रहा है? देख आया चंद्रगहना, मैं चंद्रगहना नामक स्थान देख आया हूं। देखता हूं दृश्य अब मैं, अब कौन सा दृश्य देख रहा हूं? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। इस खेत की जो मेड़ होती है उस पर मैं बैठा अकेला बैठा हुआ हूं। अब चारों तरफ प्रकृति का जो दृश्य है वह मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? एक बीते के बराबर, एक बीते, बीते का मतलब होता है बिलास्त, और बिलास्त किसको कहते हैं? ये रही एक बिलात, इसको बोला जाता है एक बीते के बराबर यह ठिंगना चना, यह ठिंगना चना। कहने का मतलब मैंने देखा कि मैं खेत की मेड़ पर बैठा हूं और मेरे ही पास में एक बिलात का एक हरा ठिंगना चना खड़ा हुआ है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा, मुरेठा का मतलब क्या होता है? पगड़ी। मुरेठा का मतलब क्या होता है? पगड़ी। इस मुरेठा का मतलब हो गया पगड़ी। ये हरा ठिंगना जो चना है ये अपने सिर पर एक मुरेठा बांधे हुए, पगड़ी बांधे हुए, किस रंग का? छोटे गुलाबी फूल का। छोटा गुलाबी फूल उस चने के पौधे पर खिला हुआ है जो कि ऐसा लग रहा है कि एक बिलात का ठिंगना चना अपने सिर पर क्या बांध रखा है? गुलाबी रंग का सांफा बांध रखा है। क्या बांध रखा है? गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखा है और सजकर खड़ा है और ढंग से सजकर खड़ा है। उसके पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। अलसी का पौधा जानते हो? हटेली की मतलब हट करके, जिसकी वहां कोई जरूरत नहीं होती है फिर भी वह जो व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है उसे बोलता है हटीले। तो कहने का मतलब कवि क्या कह रहा है? पास ही मिलकर उगी है, एक उसी चने के पास में, चने के खेत के पास में एक अलसी का पौधा भी हट पूर्वक खड़ा हुआ है। कहने का मतलब यहां पर कवि ने जो ये चने का पौधा है ना,
इस चने के पौधे को तो नायक बताया है, और इस नायक के साथ ये अलसी क्या है, नायिका है। ये नायिका हटीले के रूप में यहाँ पर खड़ी है, और वह नायिका कैसी लग रही है, वो अलसी का पौधा। देह की पतली कमर की लचीली, उसकी देह बिल्कुल पतली है और उसकी कमर कैसी है, बिल्कुल लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, चने के सिर पर गुलाबी रंग का फूल था और अलसी के सिर पर कौन सा फूल है, नीले रंग का फूल सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए, कह रही है, क्या कह रही है, जो भी मेरे इस फूल को छुएगा दूं हृदय का दान उसको, उसको मेरे हृदय का पूरा दान में दे दूंगी। कहने का मतलब मैं उसके लिए पूरी तरह समर्पित हूं। तो यहां पर नायक का रूप चना है और नायिका का रूप अलसी है। अलसी एक हटके रूप में वहां खड़ी हुई है, कहने का मतलब वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उस चने के खेत के पास ये अलसी खड़ी हुई है जो कि एक नायिका का बोध करवा रही है। अब इसके आगे हम चलते हैं यहां से। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यहां से इतना सा देखो, और सरसों, अब उसी के पास मुझे सरसों के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सरसों की तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी। सयानी का मतलब होता है समझदार या युवा। कहने का मतलब है कि सरसों के पौधे तो पककर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। पककर कौन तैयार होता है, युवा अवस्था में व्यक्ति पककर तैयार होता है। तो सरसों की तो पूछो ही मत, पूरी तरह पककर तैयार हो गई है, युवा हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं और चारों तरफ पीले ही पीले पुष्प खिले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस सरसों ने अपने हाथ पीले कर ली है, बाह मंडप में पधारी। और हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, विवाह करना। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, विवाह करना। और उस सरसों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अब ब्याह मंडप में विवाह करने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, यहां तक। फाग गाता मास फागुन आ गया है, आज जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। फाग गाता, फाग आया, कहने का मतलब क्या है, फागुन का महीना आ गया है, फाग गाता हुआ। फागुन के महीने में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें फाग कहा जाता है। अब तो फागुन का महीना आ गया है और ऐसा लगता है, देखता हूं मैं स्वयंवर, और अब ऐसा देख रहा हूं जैसे प्रकृति में चारों ओर स्वयंवर रच रहा है। हर तरह की फसल क्या हो गई है, पक चुकी है और कोई ना कोई स्वयंवर रचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहां पर सरसों सयानी हो चुकी है। आगे देखो, और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि प्रकृति में चारों तरफ प्रेम रूपी बहार उमड़ रहा है। आगे देखो, इस विजन में, विजन का मतलब होता है शांत वातावरण में, सुनसान वातावरण में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। शहर का जो व्यापारिक जीवन है उससे अधिक मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर प्रेम पूर्वक जीवन जिया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि व्यापारिक नगरों से अधिक गांवों की भूमि में प्रेम भाव अधिक दिखाई देता है। व्यापारिक नगरों से अधिक प्रेम कहां दिखाई देता है, गांवों में दिखाई देता है। चलो अब उसके आगे चलते हैं। और पैरों के तले है पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, वह ले रही वह भी लहरियां। अब इतना सा देखते हैं इसका अर्थ। और पैरों के तले है पोखर, और उसके थोड़ा सा आगे देखता हूं, या मैं जहां बैठा हूं उसके थोड़ा सा नीचे एक पोखर है। पोखर का मतलब क्या होता है, तालाब। उठ रही इसमें लहरियां, और उस तालाब में क्या उठ रही है, जो जो हवा चलती है त्यों त्यों उसमें लहरें चल रही है। नीले तल में जो उगी है घास भूरी, और उस पानी, उस तालाब का जो पानी है उसका पैदा किस नजर का आ रहा है, नीले रंग का। किसकी वजह से, आसमान के वजह से वह तल नीले रंग का नजर आ रहा है। उस नीले तल में जो उगी है घास भूरी, उसमें भूरी भूरी घास उगी हुई है, ले रही वह भी लहरियां। और जिस तरह से पानी हिलोरे ले रहा है उसी तरह से पानी के अंदर ही वह भूरी घास भी क्या कर रही है, हिलोरे ले रही है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को चकमकाता है, कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहां तक अब हम फिर से देखते हैं। और तभी
मेरे को दिखाई देता है उस तालाब के बीच में एक चांदी का सा गोल खंबा। चांदी का सा गोल खंबा कब नजर आएगा? जब सूर्य सामने होगा और उसकी किरण कहां, जब पानी में पड़ती है तो वह किरण बिल्कुल एक चांदी के गोल खंबे के समान दिखाई देती है और आंख को चमकाता, और वह जो चमकता हुआ खंबा है ना, वो मेरी आंखों को क्या कर रहा है? चमका रहा है। अरे जब हम दर्पण से फोकस डालते हैं तो हमारी आंखें चमचमाती है ना, उसी तरह से उसका फोकस कवि की आंखों पे पड़ रहा है कई पत्थर किनारे, और उस तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, पी रहे चुपचाप पानी, और वह पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे चुपचाप पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और अब पता नहीं कब उसकी प्यास बुझेगी, या उन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब से ये पत्थर पानी पी रहे हैं, और पता नहीं इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी, अभी कोई भी पता नहीं है। कहने का मतलब पता नहीं कितने दिनों से ये पत्थर वहां पर रखे हुए हैं और उनकी प्यास अभी तक बुझ नहीं रही है। चलो आगे चलते हैं। चुप खड़ा बगुला खड़ा, चुप खड़ा बगुला खड़ा है टांग डुबोए, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबा के चोच में नीले गले के डालता है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक। वहीं पर मैं देखता हूं उस तालाब के किनारे चुपचाप बुगला अपनी टांग को खड़ा करके, वह क्या कर रखा है? वहां पे खड़ा है या टांग डुबाए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन का मतलब मछली, चंचल का मतलब चंचल, और जो ही उसको चंचल मछली दिखती है ध्यान निंद्रा त्यागता है। वह बुगला जिस ध्यान में एकाग्रचित होकर खड़ा है वह अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग देता है और चटके से क्या करता है? चट दबा के चोंच में, और जो ही चंचल मछली आती है उसकी चोंच को पानी में डालता है, उस चोंच से मछली को पकड़ लेता है और क्या कह रहा है? नीले गले के डालता है, नीले गले के डालता है। ये नीले शब्द यहां पर नहीं, ये नीचे शब्द आएगा, नीचे गले के डालता है। कहने का मतलब क्या है? जो ही चट से उस मछली को पकड़ता है और गले में उतार लेता है। ये दृश्य भी कौन कहता है, कौन देखता है? कवि देखता है। अब देखो उसके आगे, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपटे मार फोरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। समझ रहे हो? टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो अब इतना सा अर्थ देखते हैं। वहीं पर कवि ने जो ही देखा कि बगुले ने क्या कर लिया? मछली को दबा लिया। अब मछली को दबा लिया तो वहीं पर एक काले माथे की चिड़िया और दिखाई देती है। कौन से माथे की? काले माथे की। अब वो काले माथे की चिड़िया आपने देखी होगी, जब हम किसी तालाब के किनारे जाते हैं बीचों बीच में काले माथे की एक चिड़िया उड़ती रहती है, बिल्कुल एक जगह स्थिर होकर उड़ती है और वो बिल्कुल नीचे देखती रहती है। वो देखती है मछली को, वो जो ही मछली दिखती है वो झपट्टा मारती है, उसकी चोंच में दबाती है, उड़ के चली जाती है। वही दृश्य कवि देखता है कि वही काले माथे वाली एक चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपटे मार, सफेद पंख काला माथा, टूट पड़ती है भरे जल में हृदय पर, और बीचों बीच हृदय में जल के हृदय पर टूट पड़ती है, और एक उजली चतुर मछली, एक उछलती हुई चतुर मछली को चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और उस पीली चोंच में क्या करती है? मछली को दबाकर आकाश में उड़ जाती है। काले माथे की, सफेद पंखों की, पीली चोंच वाली चिड़िया पानी के हृदय के बीच में जाकर उछलती हुई मछली को अपनी चोंच में पकड़ती है और उसको दबाकर गगन में उड़ जाती है। आगे देखो, और यहीं से, और उसके बाद यहीं से थोड़ी दूर पर, भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं, जाना कहीं नहीं है। और वहीं से और यहीं से थोड़ा सा आगे देखता है तो भूमि ऊंची है जहां से रेल अभी अभी गई है। क्या गई है? रेल अभी गई है। और यहां पर मेरे को बहुत देर हो गई आए हुए, कभी भी रेल आ जाती है और कभी भी चली जाती है। कहने का मतलब क्या है? ट्रेन का टाइम फिक्स नहीं है। लिखा हुआ है ना, ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है, और मैं यहां स्वच्छंद रूप से बैठा हुआ हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इस प्रकृति का आनंद लेते रहना है, कवि कह रहा है। चलो, चित्रकूट की अनगढ़ चोड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है।
चित्रकूट की, और यहीं पर चित्रकूट नामक कोई स्थान है, यहीं पास में उसकी अनगढ़, अनगढ़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही है, जो दूर दिशाओं तक फैली है, जो चारों तरफ फैली हुई है। बांझ भूमि पर, बांझ भूमि कौन सी होती है? जहां पर फसल पैदा नहीं होती है उस भूमि को बोला जाता है, पत्थर की जो भूमि होती है उसे बोला जाता है बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। देखो रीवा के जो पेड़ होते हैं ना, वो एक कांटे कटीले झाड़ियां होती है जिनके फूल फल नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है? बांझ भूमि पर जहां पर फसल कभी पैदा नहीं होती है, या बंजर भूमि पर अगर मैं दूर तक देखता हूं तो रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप रूप से खड़े, बुरी तरह से वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सुन पड़ता है, उसी के बीच में सुन पड़ता है क्या? मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टे 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 टे। जितने में मुझे एक सुग्गे का स्वर सुनाई देता है, जो क्या कर रहा है? टे 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 टे। सुग्गे का मतलब क्या होता है? सुग्गे का मतलब होता है तोता। उतने में ही मुझे किसका स्वर सुनाई देता है? तोते का स्वर सुनाई देता है, जो कि क्या कर रहा है? टे टे की आवाज कर रहा है। समझ में आया यहां तक? तो रीवा के पेड़ उसको दिख गए जो कि कांटे कुरूपदार है, उसी के बीच उसको मीठा रस टपकाता हुआ एक सुग्गा नजर आता है। और वहीं पर सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का टे टे टो, सॉरी टिर्रो टिल्टो टिल्टो टिल्टो, वनस्थली का हृदय चीरता। कहने का मतलब क्या है? वहीं पर तोते का स्वर सुना, और जितने में ही मेरे को एक सारस का स्वर भी सुनाई देता है, जो कि पूरे वातावरण का हृदय चीरता हुआ नजर आता है। और उसका स्वर कैसा है? टिरटो टिरटो, मतलब इसकी आवाज ऐसी है, टिरटो ऐसा। ठीक है। मन होता है उड़ जाऊं, और मेरा मन कर रहा है इस बात को देखकर मैं भी उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग। पर का मतलब पंख, पंख फैलाए सारस के संग में भी उड़ जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है। किस जगह उड़ना चाहता हूं? जहां जुगल जोड़ी रहती है। जुगल कौन? कृषक और कृषक की पत्नी, अर्थात दोनों किसान और किसान की पत्नी। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। और किसान की पत्नी जहां पर प्रेम पूर्वक खेत में बैठे हुए हैं, उनकी चुपके चुपके से मैं भी प्रेम कहानी सुनना चाहता हूं। किसके संग उड़कर? सारस के संग उड़कर। तो ये हमारा यहां पर केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती जो बेर है उसका पाठ का अर्थ हो गया। इसका पाठ का जो भावार्थ है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्तुत पाठ में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त किया गया है, गहन प्रेम व्यक्त किया गया है। प्रकृति की हरियाली, प्रकृति की शोभा के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। इस कविता का हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार पुनः रिवीजन करें और इसका शुरू से लेकर अंत तक इसका हिंदी अर्थ दोबारा सुने, दोबारा समझें। निश्चित तौर पर एक बार अवश्य सुनने पर आपको यह जो पाठ है ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और कभी जीवन में इसको नहीं भूल पाओगे। और इसी के साथ साथ परीक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह एग्जाम की दृष्टि में अगर आप देखो तो विद्यालय स्तर की बात करो, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, तो वहां यहां से प्रश्न अवश्य बनकर आता है। तो इसी तरह से वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।